नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे यात्रा का सवाल, स्वास्थ्य सेवाओं पर बवाल। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बीच प्रदेश में गतिमान शीतकालीन चारधाम यात्रा का संचालन सरकार के बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि राज्य सरकार पूरी तैयारी का दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने सरल और सुरक्षित यात्रा को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की है। कांग्रेस ने इस दौरान उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में पिछले लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे 158 डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त करने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी बीच एसडीसी फाउंडेशन ने चारधाम यात्रा 2024 के संबंध में रिपोर्ट भी जारी कर दी है और साथ ही इस आधार पर चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सस्टेनेबल बनाने का सुझाव भी दे दिया है। रिपोर्ट में चारधाम में धारण क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। पंजीकरण के सरलीकरण को लेकर सरकार को सुझाव दिया गया है। एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल की माने तो इस रिपोर्ट में 192 दिन की चारधाम यात्रा का लेखा जोखा है और इसके जरिए उन्होंने सरकार को सुरक्षित और सस्टेनेबल यात्रा प्रबंधन के लिए 10 सुझाव भी दिए हैं। इसके तहत धारण क्षमता, आपदा प्रबंधन, सरल तरीके से पंजीकरण, यात्रा रूट और चारधाम में बेहतर सुविधाएं, सरकारी राजस्व बढ़ोतरी के उपाय, शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी नहीं करने का सुझाव भी दिया गया है। और वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार का ध्यान सिर्फ यात्रा में भीड़ जुटाने पर है। धरातल पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे श्रद्धालुओं में गलत संदेश जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन सुझावों पर अमल करेगी? क्या सरकार का ध्यान सिर्फ श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2024 के समापन के बाद अब आगामी 2025 की चारधाम यात्रा से पहले सरकार से यात्रा को सुरक्षित और सस्टेनेबल बनाने के सुझाव भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीसी फाउंडेशन ने चारधाम यात्रा 2024 के संबंध में रिपोर्ट जारी करते हुए सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल के अनुसार इस रिपोर्ट में 192 दिन की चारधाम यात्राओं का लेखा जोखा है। इसके जरिए उन्होंने सरकार को सुरक्षित और सस्टेनेबल यात्रा प्रबंधन के लिए 10 सुझाव भी दिए हैं। इसके तहत धारण क्षमता, आपदा प्रबंधन, सरल तरीके से पंजीकरण, यात्रा रूट और चारधाम में बेहतर सुविधाएं, सरकारी राजस्व बढ़ोतरी के उपाय, शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी नहीं करने का सुझाव दिया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार का ध्यान यात्रा में भीड़ बढ़ाने पर है, व्यवस्थाओं पर नहीं है। आज हमने ये उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की रिपोर्ट पाथवेज टू पिलग्रिमेज, डेटा इनसाइट्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज लॉन्च करी है। ये पूरा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है जो चारधाम यात्रा 2024 जो 192 दिन चली थी, 28 हफ्ते की यात्रा, तो उस 192 दिन का विवरण, उन 28 हफ्तों का विवरण 14 ग्राफ के साथ में इस रिपोर्ट में है। उसके अलावा जो कई सारे जो नए तथ्य जो संभवतः हमारी आने वाले वर्षों की चारधाम यात्रा की प्लानिंग में मदद कर सकें, उसके सम का डेटा एनालिसिस इस रिपोर्ट में है। इसके अलावा इसमें 10 प्रमुख रिकमेंडेशन, उदाहरण के तौर पर एक जो बड़ी मांग आज हमने इस रिपोर्ट के लॉन्च के माध्यम से भी करी है, वो यही करी है कि उत्तराखंड सरकार जो है चारधाम यात्रा के नंबरों को लेकर के जो जश्न मनाने की उनकी आदत है उसे बंद करे। सरकार का पूरा फोकस एक सेफ और सस्टेनेबल यात्रा पर होना चाहिए। फीडबैक है और जगह जगह से लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी हम अन्य लोगों को भी हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे कुछ धर्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अन्य जगत से जुड़े हुए हैं, विशिष्ट महानुभाव हैं, उन सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और उसके लिए हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अपना जो प्रचार प्रसार और लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ की धूप और शुद्ध हवा का आनंद लीजिए। उत्तराखंड को भीड़ से कुछ नहीं मिल रहा है।
कांग्रेस की सरकार ने जो उस समय नियम बनाए थे कि 10 दिन में आप 4 धाम की यात्रा करेंगे उत्तराखंड की, उसका लाभ यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के टैक्सी ड्राइवरों को, होटल वालों को, होम स्टे वालों को मिलता था, क्योंकि लोग 10 दिन रहते थे। आज वो यूपी से चल रहा है या कहीं बॉर्डर से आ रहा है, एक ही दिन में बद्रीनाथ पहुँच रहा है, रात को पूजा करा और रातों रात वो वापस चले जा रहा है। वो भीड़ है, लेकिन हमारे लिए ये धाम जो हैं केवल भक्ति और उसके नहीं है, हमारे लिए हमारे पेट का, हमारी रोजी रोटी का, हमारी संस्कृति का भी सवाल है। और उत्तराखंड को भी कुछ मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लोग मरे, लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई, लोगों के लिए डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हुई, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, ये अलग था। लेकिन उसके साथ साथ यात्रा में संख्या दिखाने की कोशिश ज़्यादा हुई। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। वही वजह है कि सरकार ने इस यात्रा को सकुशल संचालन के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। बता दें कि 4 धाम यात्रा 2024 में 48 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जो कि पिछले वर्ष 2023 की 4 धाम यात्रा से कम है। बता दें कि 2023 में 54,82,000 श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे। इस बीच मुख्यमंत्री धामी की ओर से राज्य में शुरू की गई शीतकालीन 4 धाम यात्रा का संचालन सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पहाड़ों में जारी भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन कराना सरकार के लिए चुनौती है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। कांग्रेस ने इस दौरान उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में पिछले लंबे समय के गैर हाजिर चल रहे 198 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त करने का भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, हमारी सरकार लगातार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रही है और आप देख रहे होंगे कि 2900 से ज़्यादा डॉक्टरों की हम नियुक्ति कर चुके हैं। कतिपय डॉक्टर जो है बॉन्ड व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। कतिपय डॉक्टर क्या है कि नियुक्ति के बाद जो है 2-2, 4-4 महीने से जो है वहाँ गायब थे। तो जितने भी लोग गायब थे और जो लोग बॉन्ड का उल्लंघन कर रहे थे, लगभग 158 डॉक्टरों को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है और इससे अब नई नीतियाँ जारी हो जाएंगी आचार संहिता के बाद, और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल देखिए, पहाड़ों की स्थिति, उत्तराखंड की स्थिति आप सबसे किसी से छुपी नहीं है और इस बीच में 160 के करीब जो डॉक्टर्स हैं आप उनको बर्खास्त कर देते हैं। शीतकालीन यात्रा भी चल रही है और आप देखिए अभी नगर निगम निकाय चुनाव भी जो है गतिमान है। तो मुझे लगता है कि पहले मंत्री जी को ये बताना होगा कि कारण क्या थे। देखिए, क्या एक बार अनुपस्थिति हुई या कंटिन्यूएशन में अनुपस्थिति हुई? अगर आपके भौचक निरीक्षण पे कोई अनुपस्थित पाया गया तो मुझे लगता है शो कॉज नोटिस देना, क्योंकि आपके समक्ष स्थिति है आपके प्रदेश की, तो किसी को सिर्फ ऐसे ही मुझे लगता है सस्पेंड कर देना एक सोल्यूशन नहीं है। उनकी तैनाती कब करेंगे मंत्री जी को ये बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर शीतकालीन यात्रा में अगर किसी तरीके की कोई विकट परिस्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है मंत्री जी को लेनी पड़ेगी। तो सरकार की ये काम है, उसका अधिकार क्षेत्र है कि अगर वो 2500 डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकती है तो ऐसे 250 डॉक्टर जो लंबे समय से काम पे नहीं है, कहीं दूसरी जगह उन्होंने इस्तीफा देना तक उचित नहीं समझा, तो उनकी सेवाएं तो बहुत पहले समाप्त कर दी जानी चाहिए। और सरकार को, बल्कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, शिक्षा से लेकर अन्य तमाम विभागों में जो सरकार की पॉलिसी थी कंपलसरी रिटायरमेंट CRS, ये सारे अधिकारियों पे लागू करना चाहिए जो या तो ऑफिस नहीं आते हैं या लंबे समय से ऑफिस नहीं आ रहे हैं या टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं। इन सबको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाना चाहिए। सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक बार नौकरी लग गई तो बस आपके रिटायरमेंट तक का ठेका जो है सरकार ने दे दिया। तभी सुविधाओं में जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुधार हो सकती है। कुल मिलाकर अगले वर्ष की 4 धाम यात्रा के शुरू होने से पहले कई बड़े सुझाव सरकार को SDC फाउंडेशन ने दिए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार से एक कमेटी गठित कर इन सभी सुझावों के आधार पर आगामी यात्रा को सरल व सुरक्षित बनाने की दिशा में कार्य करने का सुझाव दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार इन सुझावों पर अमल करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज यात्रा के इसी मुद्दे को लेकर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है।
इनसे आपका परिचय भी हम कराएंगे। संजीव वर्मा हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रिटायर्ड मेजर संतोष भंडारी जी हैं हमारे साथ में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेहमान आगे चर्चा में हमारे साथ में जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। संजीव जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी, यात्रा की शुरुआत आपकी ओर से किए जाने की बात लगातार सामने आ रही है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में, अलग अलग आंकड़ों में जो अव्यवस्थाएं हैं, कमियां हैं, उनकी जो आंकड़े हैं उनके ज़्यादा हैं। इस पर विचार क्यों नहीं कर रही सरकार? क्या सिर्फ और सिर्फ भीड़ जुटाना? क्योंकि इस बार रिकॉर्ड्स कुछ टूट गए, 10 से 12 लाख लोगों की संख्या कम हो गई, तो क्या सिर्फ वहां पर आपका फोकस है, तैयारियों पर आपका फोकस नहीं है? ऐसा क्यों? गरिमा जी, देखिए, जो बोलते हैं भीड़ जुटाना, तो उनके लिए वो भीड़ होगी, लेकिन उन लोगों के लिए एक आस्था का बड़ा प्रश्न है जो देश से और विदेश से चारधाम यात्रा पर आते हैं। उन लोगों को वो भीड़ दिखाई देती है क्योंकि वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो चारधाम विरोधी हैं, वो उत्तराखंड विरोधी हैं, वो यहाँ की नव जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनके लिए कोई वैल्यूज नहीं है। लेकिन आप ये देखिएगा करीमा जी, जो चारधाम यात्रा पर जितने श्रद्धालु हमारे देश विदेश से आते हैं वो एक आस्था लेकर आते हैं, और चारधाम यात्रा हमारी जो एक लाइफलाइन का काम करती है। जो हमारा यात्रा रूट है, यात्रा रूट पर जितने भी स्थानीय व्यापारी हैं वो अभी तक 6 माह की यात्रा चलती थी। अब सरकार के द्वारा उस यात्रा को 6 माह की जगह पूरे साल भर की यात्रा के रूप में अब परिवर्तित किया गया है। इससे नए डेस्टिनेशंस का एक प्रादुर्भाव हुआ है, उजागर हुए हैं। कुछ नए ऐसी जगहें हैं जहां पर शीतकालीन हमारी देवताओं का प्रवास होता है, तो उन जगहों पर भी अब हमारे जितने श्रद्धालु हैं वो वहां पर भी जाएंगे। वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको एक आय का एक साधन उपलब्ध हुआ है, उनका घर बैठे एक रोजगार का साधन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वहाँ आसपास जितने भी कुछ मनोरम सौंदर्य वाले कुछ ऐसे स्थान हैं जो एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उजागर हुए हैं, तो उन जगहों पर भी जब लोग आएंगे तो उससे वहां पे एक आर्थिक विकास भी होगा, आर्थिक उन लोगों की सुदृढ़ होगी। साथ ही अब दूसरी बात, अब जो प्रश्न आपने किया गरिमा जी, कि आपने कहा कि आपका फोकस क्या भीड़ पर है? हमारा फोकस इस बात पर है अधिक से अधिक श्रद्धालु आए, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, उनकी यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित हो, सुगम हो और दिव्य भव्य ये यात्रा एक रूप ले, और उत्तराखंड की भी छवि पूरे देश भर में और संसार में एक बहुत बेहतर अपना रूप ले। और जो लोग यहाँ से यात्रा करके जाते हैं तो वो एक बहुत एक शानदार फीडबैक बाकी लोगों को भी दें कि हम उत्तराखंड गए थे, चारधाम यात्रा में गए थे, हमको यही अच्छी अच्छी सुविधाएं मिली, हमको रुकने में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा डॉक्टर के द्वारा पूरा अच्छा ध्यान रखा गया, हमको रजिस्ट्रेशन की किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और गरिमा जी देखिए, सीखना तो मैं सोचता हूँ एक अच्छी बात है। हम अपना जो बैक एक्सपीरियंस है उसमें कोई यदि कमी रही होगी तो उन कमियों को यदि हम कैसे दूर करें, उन कमियों को दूर करके आने वाली जो हमारी यात्रा है उसमें हम कैसे और ज्यादा बेटरमेंट उसमें कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी सरकार लगातार काम कर रही है। हम चाहे कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी में जितने अभी हमारे होम स्टेज हैं उनमें उनको और अधिक सुदृढ़ करने का सरकार काम कर रही है। जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने होटल्स हैं, उनके ऊपर सरकार का पूरा फोकस है, कहीं ओवर रेटिंग ना हो, कहीं जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे ज्यादा पैसे ना लिया जाए, भोजन की एक अच्छी गुणवत्ता हो, अच्छी व्यवस्था हो। ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो एक तरह से एक अच्छा फीडबैक भी
आने वाले जो बाकी श्रद्धालु हैं उनको एक अच्छा एक मैसेज देने का भी काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो। रजिस्ट्रेशन जिस समय आदमी अपना रजिस्ट्रेशन कराए उस समय उनको ये बता दिया जाए कि आपका नंबर फलानी तारीख को फलाने टाइम पे आए, तो वो उसी उचित टाइम पे अपने स्थान पर आए, ताकि उसको भीड़ का भी सामना ना करना पड़े। और यात्रा में जब एक उसका आरंभ हो तो एक मैं सोचता हूँ सुगमता उसको मिले। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ऑल वेदर रोड का एक जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अब लगभग पूर्ण हो चुका है। ऑल वेदर रोड इसीलिए आरंभ की गई थी, इसीलिए बनाई गई थी कि यात्रा जो हमारी 6 माह चलती है वो पूरे साल भर चले और जो हमारी स्टेट जीडीपी है उसको भी पंख लगे, स्टेट जीडीपी डबल हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन 2025 है कि हमने 2025 तक स्टेट जीडीपी को डबल करना है, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार लगातार बेहतरी के साथ काम कर रही है और मैं सोचता हूँ एक ये अप्रिशिएट करना चाहिए इस कदम को। और इसमें यदि कोई राजनीति ढूंढता है तो वो वेदर में काम नहीं कर रही है। अब आप मेरी आवाज मिल रही है आपको? अब आई। हाँ जी संजीव जी, ऑल वेदर रोड का जिक्र आपने किया। इस रोड की ये स्थिति है कि जो आम दिनों में जो मौसम होता है, नॉर्मल स्थिति होती है, उस स्थिति में भी इस रोड पर जाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, मतलब शुरू होने से पहले खत्म हो जाना जिसे कहते हैं ना। आप ऑल वेदर रोड की अगर स्थितियां चेक करेंगे, रियलिटी चेक रिपोर्ट्स देखेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। मतलब शीतकालीन मौसम की तो बात ही अलग कर दीजिए। जब सोचिए बर्फ जैसी स्थिति होगी, बर्फ गिरेगी तो फिर तो वो एक अलग स्थिति होती है। लेकिन कम से कम आम दिनों में जब गर्मी का मौसम है, अगर उस वक्त भी इस रोड पर चलना मुश्किल हो रहा है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि कुछ बैक रिकॉर्ड्स खराब हो रहे हैं तो हम उससे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? इसके पहले 56 लाख श्रद्धालु आए थे, इस बार उससे ज्यादा की उम्मीद थी, वो चीज नहीं हुई। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर है कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े। लेकिन वो तो तभी बढ़ेगी जब चीजें, आप जो सुविधाएं दे रहे हैं वो बेहतर होंगी। सुविधाओं के नाम पर क्या बढ़ोतरी हो रही है? घोड़ा खच्चर वालों की स्थिति जस की तस बनी हुई है, कुछ बदलाव बड़ा नहीं हो रहा है। तो फिर किस लिहाज से शीतकालीन जो मौसम है, यात्रा है, इसमें तो और ज्यादा आपके सामने हर्डल्स आने वाले, और ज्यादा समस्याएं आने वाली, तो इनसे निपटेंगे कैसे? ये यात्रा और ज्यादा मुश्किल होगी। करीमन जी देखिए, आपने भी ऑल वेदर रोड की बात करी, तो ऑल वेदर रोड्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेंजर जोन्स कहलाते हैं, या जहाँ नहीं पर ये किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट की नहीं, हम मान लेते हैं डेंजर जोन्स तो नॉर्मल ऑल वेदर रोड पर ही नहीं, हम पहाड़ी इलाके में जब जाते हैं यात्रा करने, वो कहीं भी जाएं आप, मैदानी क्षेत्रों में भी, अगर सिर्फ देहरादून से थोड़ा आगे मसूरी जाइए, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा पॉइंट है, तो वहाँ तो हर कोई बच के निकलता है, वहाँ अलग तरह के नियम कानून कायदे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट या किसी भी एक इंडिविजुअल जगह के लिए नहीं मैंने बोला, ये एक पूरी स्थिति मैंने देखा, इतने खड्डे हो रखे हैं कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया। तो ये बहुत चीज है। लोग सोशल मीडिया पर अब तो इतना ज्यादा चीजें सामने आने लगी हैं, अलग अलग आप कभी भी निकाल कर देख लीजिए, आपको खुद ही दिख जाएगा कि स्थितियां कैसी हैं। लोगों ने ये तस्वीरें साझा की हैं, तो उन पर अगर काम होता तो और बेहतर होता। चलिए सर, आपके पास में लौटेंगे, जवाब इस पर हम लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले रिटायर्ड मेजर संतोष भंडारी जी हैं, केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। संतोष जी, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा का भाव श्रद्धालुओं को आप कैसे देंगे? क्योंकि अब तक जो यात्रा होती थी 6 माह की, उसमें ही कितनी सारी कमियां हम चर्चा करते हैं। जब यात्रा की शुरुआत होती है, हर दिन एक नया मुद्दा, एक नई समस्या निकल कर आती है। कभी मेडिकल सुविधाओं की कमी निकल कर आती है, कई यात्रियों की जानें चली जाती हैं, कभी अलग अलग पॉइंट्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा होता, या जो लोग जा रहे होते भीड़ अचानक से बढ़ जाती है। हमने देखा इस बार की यात्रा की एक तस्वीर एक जगह की आई थी, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो तस्वीर देखकर लोग डर गए थे और फिर उसके बाद कुछ वक्त के लिए 4 धाम यात्रा जाने पर बहुत रोक लग गई थी, क्योंकि लोग इस हद तक फंसे हुए थे कि पहाड़ी पर लोग चढ़े हुए थे, बढ़ नहीं पा रहे थे, मूवमेंट जीरो हो गया था। अब उन तस्वीरों को देखकर हम आप भी नहीं जाएंगे, डर जाएंगे। तो वो सब मिसमैनेजमेंट है, वो कहाँ पर कमियां हो रही हैं। और जब शीतकालीन यात्रा शुरू
हो रही, तो लग रहा है कि प्रशासन उतना तैयार है, सरकार उतनी तैयार है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं गरिमा जी आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि चार धाम यात्रा मैंने सबसे पहले 78 में किया था और उसके बाद पिछले 15 साल से मैं लगातार ये यात्रा कर रही हूँ। और हालत ये है कि हर वर्ष इस यात्रा का हम कहते हैं कि सड़कों से लेकर और व्यवस्थाओं से लेकर जिसने भी ये सरकार में जो लोग हैं, ये अभी संजीव जी जो हम सबको यहाँ पर बताकर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बताती हूँ। पिछले कई सालों से तो मैं अक्टूबर या नवंबर में जब भी दिवाली होती है तो मैं बाबा केदार के दरबार में दिवाली मनाती आई हूँ। तो सिर्फ दिवाली में क्या होता है, क्योंकि मोदी जी ने उस वक्त केदारनाथ में आना होता है, तो उस वक्त तो ये पूरी चमका चमकी कर देते हैं। लेकिन जो आम जनमानस है वो यहाँ से इतना दुखी होकर जाता है, यहाँ से रो कर जाते हैं। और मेरे साथ तो अभी मैं 21 में रिटायर हुई हूँ। उसके बाद से काफी लोग सिंस आई एम हियर इन देहरादून, सो पीपल दे विश टू कम विद मी एंड दे वांट टू सी कि आपकी चार धाम यात्रा क्या है। मैंने पिछले 3-4 साल से काफी लोगों को यहाँ बुलाया, लेकिन जो वहां जाने के बाद डिसअपॉइंटमेंट होती है वो बहुत ही शर्मनाक है। ये सड़कों की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप ऋषिकेश से लेकर और गौरी कुंड की आप सड़कें देखिए, सड़कें नहीं है, ये गड्ढों में सड़कें हैं। और हर जगह पर ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ी क्षेत्र में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ, मैं हिमाचल में भी ब्रॉट अप हुई हूँ, तो मुझे पता है चैलेंजेस पहाड़ों में होते हैं। लेकिन हमारी तो सड़कों का हालत आप देखिए कि जब ये रिपेयर भी करते हैं तो उसके 15 दिन के बाद ही दोबारा से ये गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और फाटा से लेकर और आगे सोनप्रयाग का तो हालत ये है कि जब गाड़ियां अगर अंदर धंस जाती हैं तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। और पर्सनली मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं, क्योंकि इस साल तो मैं वहां पर जब भगवान केदार की डोली वहां जानी थी, मैं डोली के साथ में इस बार गई हूँ। और ऊपर जाने के बाद आपको मैं व्यवस्था बताती हूँ कि जैसे गौरी, पहले तो हम जब सोनप्रयाग में पहुंचे तो वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी, अनकंट्रोलेबल भीड़ थी, प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका था, गाड़ियों की वहां इतनी भरमार थी, ये लोग कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों को अपनी गाड़ियां पीछे ही सोनप्रयाग से पीछे रोकनी पड़ी। उसके बाद जब हम आगे पहुंचते हैं तो देयर वाज नो चेकिंग, कोई भी पुलिस वाला, सबके सब मोबाइल फोन्स पे लगे रहते हैं इनके पुलिस वाले। और उसके बाद जब हम गौरी कुंड पहुंचे, वहां पर इतनी अव्यवस्था थी कि घोड़े वालों से लेकर, खच्चर वालों से लेकर, कंडी वालों से लेकर, आप सोचिए, मैं तो हर साल पैदल यात्रा करती हूँ, वहां पर निकलना आगे इतना मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे आगे चल सके, क्योंकि पूरा जो गौरी कुंड का जो बेस है, आप समझिए, जो रास्ता है, इतना संकरा रास्ता है कि वहां से आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है इन लोगों का। उसके बाद पूरे रास्ते में कोई भी सुविधा नहीं है, कोई फर्स्ट एड का इनका कोई वहां पर डेट नहीं होता है। जब हम ऊपर पहुंचते हैं बाबा केदार के दरबार में, वहां उससे भी ज्यादा अव्यवस्था। आप सोचिए कि मैं इतने वर्षों से जा रही हूं, इस साल मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, 14,000 रुपए हमने एक रात के एक टेंट के दिए हैं और देयर वाज नो वाटर इन दैट टेंट। हमने उनको बोला, ऑर्गेनाइजर्स को, कि 14,000 रुपए हमने आपको पे किए हैं तो कम से कम पानी तो दीजिए आप। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी। और इस बार तो मेरे ख्याल वहां पूरे पंडा समाज ने वहां पर हड़ताल की हुई थी और हजारों लोग वहां पहुंचे हुए थे, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था। इतना क्योस था इस बारी, जिस दिन कपाट ओपनिंग हुई है, मैंने वहां से लाइव वीडियोस चलाई हैं और मैंने प्रधानमंत्री पीएमओ में मैंने लोगों से वहां बात की। मुझे बताना पड़ा जब यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल इनकी सिचुएशन थी। और हालत ये थी कि धामी जी ने अपने वो 10-12 लड़के अपने टी शर्ट्स पहना के, जिसमें धामी जी की तस्वीर थी, वो वहां पे खड़े कर रखे थे। इट वॉज ए सिंपली
पब्लिसिटी स्टंट की हम लोग यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं। जब हम उनको पूछ रहे थे, दे हैड नो आंसर्स, उनके पास कोई वो नहीं था, आंसर नहीं था हमारी बात के लिए। खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। और मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर कोई भी लाइन सुविधा नहीं थी, और पीछे से जो वीआईपी गेट थे वो खचाखच भरे हुए थे। रुद्रप्रयाग के डीएम वहां पर खड़े हुए थे, इनका पूरा पुलिस प्रशासन फेल था, और ये डंडे मार मार के लोगों को वहां से भगा रहे थे। और आप सोचिए, सबसे बड़ी जो दुखद बात थी कि वहां के लोकल गांव के लोग, जो कि आस्था से हर वक्त उनका एक रिचुअल है, वो रोट लेकर जाते हैं बाबा केदार के दरबार में, और बाबा केदार के दरबार में उन लोकल लोगों को रोट नहीं चढ़ाने दिया। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है। और वो महिला बाहर से उसने ऐसे रोट फेंके और उसने कहा कि बाबा केदार तू ही न्याय करना। इन दुष्ट लोगों को, जो हमको इतने वर्षों से, जिनके की पुरखे यहाँ पर रोड चढ़ाने आते थे, उनको वहां पर रोड चढ़ाने का मौका नहीं मिला। उसके बाद लाइनों का कोई वो नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा फेल है इस सरकार के टाइम में। चाहे आप यहाँ पे देखो, शहरों में देखो, आप गाँव में देख लो, और 4 धाम यात्रा में तो पुलिस टोटली फेल है। और जो ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वहां पर कोई चेकिंग नहीं होती है। मैं आपको बता रही हूँ, कोई रजिस्ट्रेशन की चेकिंग वहां पर करने वाला एक भी ऑफिसर आपको नहीं मिलेगा। जब हम पुलिस के पास गए तो किसी ने भी, कोई हेल्पलेस है, दे ऑल वर हेल्पलेस, लेट मी टेल यू दैट। और उसके बाद जब हम वहां से किसी तरह बिना दर्शन किए, मेरे साथ मेरा परिवार हिमाचल प्रदेश से आए हुए थे, मेरी बहन ने रो रो के वहां के डीएम साहब को बोला कि साहब, हम हिमाचल प्रदेश से ये 8 लोग आए हैं, कृपया हमें कम से कम शाम को दर्शन का मौका दो। लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की थी। हम लोग रोते पिटते, मेरे साथ जो लोग गए थे वो सब वहां से वापस आए। और जब हम गौरी कुंड पहुंचे तो गौरी कुंड में ये जो अगर ऐसा अनुभव आपको रहा है तो आम लोगों का अनुभव कैसा रहता होगा, इसका अंदाजा हम आपकी बातों से लगा पा रहे हैं। और पानी की व्यवस्था नहीं थी, और 14,000 रुपए का टेंट एक आम व्यक्ति क्या ले सकता है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। खैर, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, हम चर्चा कर रहे हैं यात्रा को लेकर। इस बार शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। कुलदीप जी पहले से जुड़े में, पहले कांग्रेस को सुन लेते हैं, फिर कुलदीप जी के पास में जाएंगे। शांति प्रसाद जी, अभी संतोष जी ने अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। आप सोचिए ना, ये व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी की ओर से है सिर्फ इसलिए ऐसा बोल रही हैं। वो किसी भी दल की ओर से होती, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव बहुत जरूरी होता है। अब आप सोचिए, उनके साथ 14,000 रुपए के टेंट में भी पानी के टैंक में कोई जगह नहीं है पानी की, तो स्थितियां कैसी हैं। और ये आम यात्रा की बात है, क्या होगा जब शीतकालीन यात्रा शुरू होगी और लोग पहुंचेंगे। हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। हम लोग शोक संतप्त हैं। मैं महान विभूति को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिजनों को हिम्मत और ताकत दे इस असहनीय दुख को सहन करने की। गरिमा जी, मैं आज बहुत दुखी, मैं जुड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन के न्यूज मेरा बहुत फेवरेट चैनल है, मैं मना नहीं कर पाया और मैं कुछ देर के लिए आपके साथ हूँ। अभी मेरी बहन ने जो बातें कही हैं, अगर वो मेरी सरकार के लिए भी कहती तो मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं उसको एक प्रेरणा के रूप में लेता। मैं बहुत आभारी हूँ अपनी बहन का, जिन्होंने अभी ये बात कही है। निश्चित रूप से ये हम सब को, चाहे मेरी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम सब जितने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं, हमको ये सब बातें हमको झकझोर करती हैं। क्यों नहीं हम सब इन सब सुविधाओं को जुटा पाते हैं। हम जो मेन यात्रा होती है 4 धाम की, जब उसी की तैयारी हम नहीं कर पाते। और गरिमा जी, मैं क्या कहूँ, आपने इतनी बहसें की, इतने चैनल पर इतनी डिबेट की, जब मेन यात्रा शुरू हो रही थी। मैंने तब भी कहा था कि इस प्रदेश के मंत्री
जब चार धाम यात्रा की तैयारी का समय था तब वो सैर सपाटा कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी लेट लतीफ अकेले लगे हुए थे, उनके साथ कोई नहीं था। इनके मंत्री मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। और शीतकालीन जो शरदकालीन जो ये यात्रा है, इसकी अगुवाई ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य आदरणीय हम सब के परम आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने पिछले साल भी की थी, इस साल भी की है। मैं उनका अंतर मन से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने एक दूरदृष्टि सोच से ये शुरुआत की थी। और ये गद्दी स्थलों के दर्शन की यात्रा है। चार धाम के जो मुख्य पड़ाव हैं, यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के, ये मेन मंदिरों के दर्शन नहीं है, बल्कि जो गद्दी स्थल है जहां पर हमारी जो दिव्य डोलियां होती है वो विराजमान होती है। माँ यमुना की डोली, जैसे आपको पता है, वो शनि की बहन है, शनिदेव की बहन है। खरसाली में वहां पर उनके दिव्य दर्शन होते हैं। ऐसे ही गंगोत्री में मुखवा में माँ गंगा जी के दर्शन होते हैं। केदारनाथ जी के दर्शन उखी मठ में वहां पर होते हैं, बल्कि पंच केदार के वहां दर्शन होते हैं। और बद्रीनाथ जी के दर्शन जोशी मठ में होते हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों जो बद्री केदार टेम्पल समिति है, उन्होंने कहा था कि हम जोशी मठ में बड़ी पार्किंग का निर्माण करेंगे। अभी तक वो हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया कि ऐसा इन्होंने कुछ किया हो। मेरा कहने का मतलब है, आप तैयारी तो करते नहीं हैं। और जो हमारे जो धर्मगुरु कहते हैं वो तो एक हमको रास्ता दिखाते हैं। काम तो हम सबको करना है। जो हम नीति नियंता बैठे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो क्या करते हैं ये मेरी समझ में बात नहीं आती है। और मेरी बहन ने जितनी बात अभी कही, भंडारी जी, संतोष भंडारी बहन ने, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा होता है। और उन्होंने जो अपनी बात कही है वो उनका निजी अनुभव है। वर्तमान में 10 सालों से तो मोदी सरकार देश में है, 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हम प्रतिपक्ष में हैं, हम सवाल उठाएंगे तो मेरे भाई संजीव भाई मुझ पर नाराज हो जाएंगे। तो बात अगर मेरी सरकार होती और तब भी ऐसी हिला हवाली होती और बहन संतोष जी वो बात कह रही होती तो मैं बुरा नहीं मानता। मैं निश्चित रूप से उसको प्रेरणा के रूप में लेता और अपनी सरकार से, अपने नेताओं से कहता, सबक लीजिए और सीखिए, इसको ठीक करिए। तो हम सबको गरिमा जी ये सब ठीक करने की जरूरत है। आखिर आफ्टर ऑल उत्तराखंड देवभूमि है और ये जो चार धाम है, इन्हीं पर हमारी बहुत सारी अर्थव्यवस्था भी टिकी हुई है। अगर हम इन्हीं चार धामों को, इनके मार्गों को, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, यही ठीक नहीं कर पाए तो किस बात की सरकार है, किस बात के हम जनप्रतिनिधि हैं। तो मेरा तो विनम्र आग्रह है कि जो अभी यात्रा चल रही है, शीतकालीन यात्रा, शरदकालीन यात्रा, ये यात्रा गद्दी स्थलों की यात्रा है। इस यात्रा पर भी अब आप देखिए ना, सरकार का प्रबंधन, जहां मैं अभी नई टिहरी शहर से जुड़ा हूं, जिस जगह पे हूं गरिमा जी, यहाँ बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है। अभी मैं बिल्कुल माइनस टेम्परेचर में हूँ, यहाँ बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है। और यहाँ से आगे यमुनोत्री जी है, गंगोत्री जी है, मैं बीच पर हूँ, यहीं से बद्री और केदारनाथ जाया जाता है। अब सोचिए उन सारी चोटियों पर बर्फ पड़ रही है। यहाँ निकाय के, स्थानीय निकाय के चुनाव शुरू हो गए हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 साल से सरकार चुनाव नहीं करा पाई है, अब इस कड़ाके की ठंड में चुनाव करवा रही है। तो आप देखिए ना, सरकार मतलब किस दिशा में ये जा रही है। ये पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी प्रदेशों में, पहाड़ के अंचलों का भी सरकार को ध्यान नहीं कि वहां क्या टेम्परेचर होगा, कैसे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे होंगे, कैसे आम जन मतदाता निकलेगा, कैसे जो लोग नामांकन कर रहे हैं। आज मैं उन सब की हालत देख रहा था, नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए कड़कड़ाटी ठंड में लोग खड़े हैं और नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। तो ये सब इस सरकार का मतलब कोई दूरदृष्टि नहीं है। अनुभवहीन जो सरकार है वो इस समय इस प्रदेश में बैठी हुई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ओवर टू यू गरिमा जी। लौटेंगे और मेहमान हैं, उनका रुख कर लेंगे। कुलदीप जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, कुछ अनुभव निकल कर सामने आए जो अपने आप में मुझे लगता है यूकेडी की ओर से आज बैठी हैं संतोष जी, लेकिन उन्होंने यूकेडी का पक्ष रखने के बजाय आज अपना दर्द स्क्रीन पर रखा। ये आप भी सुन रहे होंगे तो कहीं भी ये झलक ही नहीं रहा था कि वो यूकेडी के प्रवक्ता होने के नाते कोई भी बात रख रही हैं। और ये एक नागरिक, एक श्रद्धालु जो चारधाम की यात्रा के लिए क्या, उसका दर्द था। आज थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये यूकेडी की प्रवक्ता नहीं, वो एक श्रद्धालु थी जिन्होंने अपनी बात रखी है और सारा सच निकलकर सामने आया। 14,000 रुपए का टेंट लेने के बाद भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या ये ठीक नहीं है? बिल्कुल गरिमा, ये अपने अपने अनुभव हैं। एक अनुभव मेरा भी है क्योंकि मैं भी अक्सर चारधाम यात्रा पर जाता हूं और आपको जानकर के मैं आश्चर्य होगा कि हम और आपके जो उत्तराखंड चैनल के प्रभारी हैं
यहाँ उत्तराखंड के जो संपादक है, हम भी अक्सर यात्रा पे चले जाते हैं, ठीक है, और यात्राओं का जायजा भी हम लेते हैं, ठीक। लेकिन मेरे अनुभव इतने कड़वे नहीं रहे। हमें चार धाम में सड़कों की स्थिति थोड़ा बेहतर दिखाई दी, और थोड़ा नहीं, मुझे काफ़ी बेहतर दिखाई दी। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड में जहाँ चार धाम यात्रा होती है उनमें से एक सीमांत जनपद है चमोली। मैं उस चमोली जनपद का रहने वाला हूँ। तो मैंने चमोली जनपद में, मैंने पहाड़ों की, न सिर्फ चमोली जनपद, मैंने पहाड़ों की सड़कों की स्थितियों को राज्य निर्माण से पहले और राज्य निर्माण के बाद दोनों को देखा है। दूसरी चीज़, अगर हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो चीज़ें तब के मुकाबले आज काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं, ठीक। लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया है ऐसा नहीं है, और सब कुछ बहुत बुरा है ऐसा भी नहीं है। सारे दिन एक समान नहीं होते हैं, ठीक। कई बार जब हम लोग भी यात्रा पर होते थे तो हम लोगों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड का जो प्रशासन है वो चार धाम की व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा एक, हम ये कहेंगे कि गंभीर नहीं दिखाई देता है। पुलिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सीधे तौर पर पुलिस विभाग के ऊपर होती हैं, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधे पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ है, जहां आपको चाहे ट्रैफिक की समस्या होगी तो भी आप पुलिस के सामने जाएंगे, कोई उस तरह की अव्यवस्था की समस्या होगी तब भी आप पुलिस के पास जाएंगे, है ना। तो पुलिस का सबसे ज़्यादा सामना पब्लिक के साथ होता है, और पब्लिक और पुलिस के बीच में समन्वय रहे, व्यवस्थाओं को लेकर के रहे, तो पुलिस की तो तैयारियां हम देखते हैं अक्सर वो नाकाफ़ी होती हैं। हमने बद्रीनाथ में भी देखा है, हमने केदारनाथ के रूट पे भी देखा है, हमने गंगोत्री यमुनोत्री के रूट पे भी देखा है। जब, क्योंकि जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं हैं और अब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जहाँ ये बात बड़े गौरव की होती है कि आज इतने लाख श्रद्धालु जो हैं इस समय हमारी चार धाम यात्रा पर आए हैं, या इतने लाख श्रद्धालु हमारे उक्त धाम में पहुँचे हैं, ठीक है। लेकिन वो कैसे पहुँचे, रास्तों की स्थिति क्या है, क्योंकि जिन रास्तों से आप जा रहे हैं उन्हीं रास्तों से लोग लौट भी रहे हैं। तो जो आप आपस में ट्रैफिक जो मिसमैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो कि पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका एक हिस्सा होता है, उनकी कमियां जरूर खलती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी चीज़ें अक्सर कटघरे में रहती हैं, लेकिन कई बार इस तरह की स्थितियां उतनी भी दुर्लभ नहीं होती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पत्रकार होने के साथ साथ मैं उत्तराखंड राज्य का नागरिक भी हूं, और मैं कोई भी बात इस तरह की नहीं कहना चाहता जो उत्तराखंड राज्य के व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्था को, यहाँ के नागरिकों के हितों को प्रभावित करे। क्योंकि चारधाम यात्रा एक न सिर्फ चारधाम यात्रा है बल्कि वो उत्तराखंड का गौरव भी है। उससे उत्तराखंड के और उत्तराखंड के लोगों की अर्थव्यवस्था, यहाँ का सामाजिक ताना बाना, वो तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और ये यात्रा न सिर्फ भारत भर की यात्रा है, ये विश्व की यात्रा है। विश्व के तमाम देशों से लोग आते हैं, और अगर हम किसी चैनल पर बैठ करके ये बात कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं तो इसको लाखों लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा कोई भी इम्पैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोगों के मन में ऐसी दुर्भावना आए कि वो लोग यात्रा में आने से कतराएं, ठीक। उतार चढ़ाव हर चीज़ में होते हैं, सब व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और हमने तो उत्तराखंड में एक चीज़ देखते हैं, और ये विगत 24 वर्षों में मैं लगातार देख रहा हूँ कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो प्रदेश की नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, इनके बीच में सरकार जो कहती है, क्योंकि सरकारों को चुनाव लड़ना है, सरकार राजनीतिक दल है, कभी भाजपा की सरकार, आज भाजपा की सरकार है, कभी कांग्रेस की भी सरकारें थी, ये राजनीतिक दल हैं, इनको चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को कभी चुनाव नहीं लड़ना होता, उसे कहीं जनता को जवाब नहीं देना होता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। सरकार जो बात कहती है, ब्यूरोक्रेसी उसको उतनी गंभीरता से लेती नहीं है, और ये हमारी प्रदेश सरकारों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने आप को इतना मजबूत नहीं कर पाई, वो ब्यूरोक्रेसी पर इतना लगाम नहीं लगा पाई कि जो बात वो कहे तो उसका कम से कम 90% तो धरातल पर पूरा हो। और ये कमी उत्तराखंड में बहुत खलती है।
चारधाम यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों में से मात्र 3 जिलों में होती है, जिनमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। चमोली में बद्रीनाथ जी, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी और उत्तरकाशी में माँ गंगा और माँ यमुना। ठीक है, अब इन 3 जिलों की जो यात्रा है और इनका जो ट्रैफिक रूट शुरू होता है वो हरिद्वार और देहरादून से, ये देहरादून के ऋषिकेश से शुरू होता है। ठीक है ना, तो अब इस छोटी सी व्यवस्था को भी अगर हमारे लोग सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये चिंतन का विषय है, इसकी तरफ सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अमूमन देखने में ये होता है कि यात्राओं की शुरुआत में जो बातें कही जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अफसरशाही अपनी ही सरकार को फेल करने में जुटी है और इसका जो नुकसान होता है वो प्रदेश की जनता को होता है। क्योंकि चारधाम यात्रा न सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए बल्कि उत्तराखंड सरकार की राजस्व का भी एक बड़ा हिस्सा इससे आता है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड का तीर्थाटन न सिर्फ आस्था का विषय है बल्कि एक अर्थव्यवस्था का भी विषय रहा है और ये समस्याएं अक्सर देखने में आती हैं। लेकिन जो एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट, एक रिसर्च इसमें होनी चाहिए थी कि कैसे जब ऋषिकेश से या हरिद्वार से जब यात्री निकले, वो गाड़ी निकले, तो कैसे समन्वय हो, ट्रैफिक को लेकर के प्रॉब्लम ना हो। वहाँ जब आप यात्रा स्थल पर जब आप पहुँचते हैं, बद्रीनाथ आप पहुँचे या केदारनाथ आप पहुँचे या माँ गंगा, यमुनोत्री, गंगोत्री आप पहुँचे, तो वहाँ दबाव इतना ना हो, वहाँ क्राउड इतना दबाव ना हो, उसका मैनेजमेंट इस प्रकार से किया जा सके कि वो चीज़ें व्यवस्थित हो सकें। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं से निकले हुए अधिकारी, जिनको जो देश की सबसे बड़ी सेवा के अधिकारी हैं, इन लोगों की मैं समझता हूँ कि समझ उस समय कहाँ चली जाती है जब ये चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से इनको हल करनी होती हैं और इसकी जो इम्पैक्ट होता है वो सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर आता है, क्योंकि उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। और ये कमी हमने उत्तराखंड के इन 24 सालों में अक्सर देखी है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि सभी दिन एक समान नहीं होते। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और ये मध्य हिमालय का क्षेत्र जहाँ के पहाड़ बड़े कच्चे हैं। यहाँ आप किसी भी जगह पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ भूस्खलन नहीं होगा या यहाँ पर सड़कें आज बन गई हैं तो कल नहीं टूटेंगी। ये तो यहाँ पर एक समस्या रहती है और शायद ही ये समस्या मैं समझता हूँ कि कभी पुख्ता रूप से हल हो पाए। ठीक है, हालांकि आज के इस वैज्ञानिक दौर में चीज़ें निकल करके आ रही हैं और हमारे उत्तराखंड के लिए भी ये चीज़ें एक वरदान साबित हों। ठीक, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के लिए, और अभी चूंकि शीतकालीन यात्रा की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रीष्मकालीन यात्रा की तुलना में जो शीतकालीन यात्रा में यात्रियों का प्रवास होता है वो घट करके 5% भी नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी पहले लोगों के संज्ञान में ये बात नहीं थी गरिमा कि जो चारधाम यात्रा है वो शीतकाल में भी होती है, क्योंकि चारधाम यात्रा कभी बंद होती ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर होता है कि जो गद्दी स्थल होते हैं हमारे इन देवों के, वो गद्दी स्थल बदल जाती है और बद्रीनाथ जी के पांडुकेश्वर आ गए। ठीक है, वो गद्दी स्थल बदल जाते हैं और पूजा स्थल बदल जाता है। बस यात्रा पहले से चलती थी, यात्रा किसी सरकार ने शुरू नहीं की, ना भाजपा की सरकार ने यात्रा शुरू की है, ना कांग्रेस की सरकार ने यात्रा शुरू की है। लेकिन अब जब दोबारा से ये चीज हो रही है कि शीतकाल, लेकिन कुलदीप जी बस एक बात जोड़ते जाइएगा अपनी बात को पूरा करिए। वही, लेकिन अभी जो जब दोबारा से शुरुआत हो रही है, ये बात आप जानते हैं, उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि पहले भी वैसे ही पूजा होती थी, इससे पूजा स्थल बदला था। लेकिन जो चारधाम का महत्व और महिमा मंडन इतना ज्यादा है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, लोगों में, कि वो तो ये समझ रहे हैं ना कि अब हमें और ज्यादा वक्त मिलने वाला है, वो वैसे ही जाएंगे, उसी श्रद्धा उसी आस्था के साथ में जा रहे हैं। तो आपको उतनी तैयारियां करनी होंगी। आप उत्तराखंड के लोग जाते होंगे, लेकिन बाहरी प्रदेशों के लोगों को ये जानकारी नहीं है, शायद उतनी विस्तृत जानकारी ना हो जितना उत्तराखंड के लोगों को हो। बिल्कुल गरिमा, आपने ठीक कहा। देखिए, ग्रीष्मकालीन जब यात्रा शुरू होती है ना, तो उस समय क्राउड का एक बड़ा कारण ये होता है कि स्कूलों की भी छुट्टियां रहती हैं। ठीक है, और दूसरा गर्मियों का जो मौसम होता है तो लोग अपनी छुट्टियों को लेकर के एक मैनेजमेंट रहता है छुट्टियों का। ठीक है, सभी कर्मचारी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। लेकिन शीतकाल में चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों की जो प्राकृतिक स्थिति है वो अलग है, वो क्षेत्रों की अपेक्षा अलग है। यहाँ पहाड़ों में बर्फ भी रहती है और जो हमारे यात्रा क्षेत्र हैं वहाँ तो बर्फ है। ठीक है ना, और जैसे जैसे शीतकाल और बढ़ता जाएगा बर्फ वहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक,
ऐसे में यात्री जो आ रहे हैं, क्योंकि बल्क में हमें यात्री नहीं मिलेंगे, ठीक है, इस समय जो यात्री आने वाले होंगे वो बिल्कुल आस्था की दृष्टि से जिनका दृष्टिकोण होगा वही आपको यात्री यहाँ पर इस समय आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि हमने देखे हैं, हम छोटे छोटे थे जब हमारे घरों के आगे से साधुओं का जत्था, यात्रियों का जत्था पैदल जाया करता था, ठीक है, आज वो लोग नहीं दिखाई देते हैं, ये बात अलग है, ठीक। तो जो तीर्थाटन के दृष्टिकोण से आने वाले लोग हैं और उनकी संख्या कितनी है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो जो आने वाले लोग हैं उनके लिए जो रास्तों में जो सराय है या जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे सर्दियों का समय है तो गर्म पानी की व्यवस्था हो, आजकल लोगों को ब्लड प्रेशर की इस तरह की शुगर की बड़ी समस्याएं रहती हैं, तो इस तरह की तो फर्स्ट एड की व्यवस्था वहां पर हो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, सर्दियों में उनके लिए रहने के लिए अच्छी थोड़ा सा व्यवस्था बन सके, है ना, ताकि कोई अनहोनी ना हो। ये जरूर जिम्मेदारियां होनी चाहिए और इन पर सवाल खड़े भी होने चाहिए और इन चीजों के लिए सरकार जवाबदेह भी है। ठीक है सर। संजीव जी से अब जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, कितनी सारी चीजें निकलकर सामने आई और सबसे बड़ी बात संतोष जी ने जो अपना अनुभव साझा किया, कुलदीप जी का अपना अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन ये चीजें हैं, ये दिक्कतें हैं। अगर संतोष जी का अकेला भी ये अनुभव है तो मुझे लगता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा किसी प्रदेश से और इस तरीके का अनुभव लेकर जाएगा तो ये ठीक नहीं है। हम नहीं कह रहे कि सबके साथ यही स्थिति होगी, लेकिन कुछ के साथ भी ऐसी क्यों है? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। संजीव जी की आवाज नहीं। अब मिल रही है? हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। आवाज मिल रही? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। जी गरिमा जी, देखिए संतोष जी ने तो बात बोली, वो उनका कोई न तो व्यक्तिगत अनुभव है और न वो इस तरह का कोई वाकया कभी हुआ होगा। वो केवल और केवल राजनीति से प्रेरित तरह की बातें कर रही हैं। ना तो कोई 14,000 रुपए का टेंट वहां पर मिलता है और वो एक तरह से चारधाम यात्रा को बदनाम करने की बात कर रही हैं, उत्तराखंड को बदनाम करने की बात कर रही हैं। एक इस तरह का कोलिशन इन लोगों का बना है, एक सनातन विरोधी और एक उत्तराखंड विरोधी। कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी, भगवा विरोधी और ये यूकेडी उत्तराखंड विरोधी, चारधाम विरोधी। और ये लोग लगातार चारधाम यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक करके बोलिए, आप सब एक साथ बोलेंगे। को आप उत्तराखंड विरोधी तो नहीं कह सकते हैं। एक करके बोलिए पहले तो। इस तरह का घटिया उत्तराखंड यूकेडी उत्तराखंड विरोधी तो नहीं हो सकते। कितने और देखिए संजीव जी पहले, संजीव जी ठीक है, संतोष जी बस मैं इसके बाद आपके पास ही आती हूँ, आप बोल लीजिएगा। और शीशपाल जी आप माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद जी प्लीज आप भी शांत रहे। एक करके बोलेंगे तो सबकी बात आएगी, ऐसे फिर नहीं हो पाएगा। संजीव जी देखिए, ऐसे किसी की भी बात को नकार देना, क्योंकि आज वो पैनल में यूकेडी की ओर से बैठी, आपने कह दिया ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। बोलूंगा नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। एक सेकंड, मैं आती हूँ आपके पास में। कुछ कुलदीप जी कह रहे हैं, एक बार उनको सुनेंगे, उसके बाद संजीव जी आप बोलेंगे। बोलिए कुलदीप जी। देखिए, राजनीतिक दल के रूप में अपनी बात रखना ठीक है, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता कि यूकेडी उत्तराखंड विरोधी है, क्योंकि जब ये राज्य नहीं बना था तो भाजपा और कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल इसी यूकेडी के बैनर तले उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन वही है ना कि राजनीति में तो वही बातें कहनी है और इस प्रकार से कहना उचित नहीं है। ठीक है, और ये तो यूकेडी की बात हो गई। मुझे लगता है उत्तराखंड विरोधी किसी को भी कहना, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता, थोड़ा सा ये बहुत बड़ा शब्द हो गया। संजीव जी थोड़ा सा आप विचार कीजिए। आज आप सत्ता में, कल नहीं होंगे, कोई और होगा तो आपको क्या उत्तराखंड विरोधी कहा जाए? अब बोलिए सर, जल्दी से बोलिएगा। ठीक है संतोष जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए। हाँ संजीव जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। अरे संतोष जी आप एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगा। संतोष जी रुक जाइए प्लीज। संतोष जी प्लीज रुक जाइए, संजीव जी को सुनिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। मैडम मैम आती हूँ आपके पास में, लेकिन वेट करिए ना। संजीव जी जल्दी से कंप्लीट करिए आप।
गरिमा जी, हाँ। देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से लगातार उत्तराखंड की जीडीपी को बढ़ाने के लिए तमाम तरीके से प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं, कैसे हम उत्तराखंड की जीडीपी को बढ़ाएं, कैसे हम यहाँ के पलायन को रोकें। अब आप सीधे कैसे मुद्दे हम पर आइए। चारधाम की हाँ। एक मेरे को बोलने तो दीजिए प्लीज। हाँ। कैसे हम चारधाम की यात्रा को और ज्यादा सुगम, सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाएं, उस तमाम तरीकों में लगातार प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं। हमारे अधिकारी लगातार नए नए साधनों को ढूंढने में, उनके ऊपर काम करने में लगे हुए हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल हमारी चारधाम यात्रा को बदनाम करने का काम नहीं करेगा, सर, ये बदनाम करने की बात नहीं है, गलत बात। आप तर्कों पर बात नहीं कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आप अपनी जगह, आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता, हम भी तो ये कह सकते हैं ना कि आप सिर्फ डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। चलिए संतोष जी को आप सुनते हैं। संजीव जी हो गया, संतोष जी आप बोले, जल्दी से पूरा कीजिए अपनी बात। नहीं गरिमा जी मैं आपको बता दूं, आपने उनका झूठ 15 मिनट सुना। नहीं सर, सबसे पहले मैंने आपसे शुरुआत की थी, अब वक्त कम है, क्लोजिंग टाइम है, इतना तो समझ आपको भी होगी सर। मैंने आपको सुन लिया, आपने बता दिया कि मुख्यमंत्री आपके क्या कर रहे हैं जीडीपी को बढ़ाने के लिए चारधाम यात्रा में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुभव किसी का भी ये नहीं कह के टाला जा सकता कि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं तो उनका कोई अनुभव ही नहीं है। चलिए बोले मैडम जल्दी। गरिमा जी मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। मैंने जो पीएमओ में अपनी रजिस्टर करवाई थी, अगले दिन मेरा वहाँ अधिकारी से बात हुआ था कि ये उत्तराखंड सरकार यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कृपया आप प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाइए कि लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे प्रदेश की बेइज्जती हो रही है। बाहर से आए हुए लोग, विदेशों से आए हुए लोग क्या मैसेज यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इनका यही तो प्रॉब्लम है, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते और झूठ बोलने की इनको आदत है। ये हर जगह आप उत्तराखंड को बदनाम करने की बात करते हैं। चलिए व्यक्तिगत रूप से आप अगर आप कह रही है कि मैं प्रूफ दे सकती हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से संजीव जी के साथ जरूर साझा कीजिएगा ताकि कम से कम उन्हें ये समझ आए। और संजीव जी एक बार को मान लीजिए कि अगर ये अनुभव ठीक है, हर बार ये ही कहकर बात से पल्ला झाड़ लेना कि सर ये तो राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, ये झूठ ही बोलेंगे, क्या इस बात का कोई स्टैम्प लगा हुआ है सर? एक्सपीरियंस लोगों से सलाह लें तो इनकी यात्रा तो बहुत थोड़ा अच्छी उस एंगल से भी विचार करेंगे तो अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। आपका एक्सपीरियंस है तो उत्तराखंड के बेहतरी के लिए बात करें, उत्तराखंड को बदनाम करने की बात किसी ना का करें। एक्सपीरियंस बुरा हो और वो बेहतरी की बात कैसे कर सकता है? क्या वो उत्तराखंड विरोधी कोई बात कर रही हैं? गलत बात संजीव जी, आप गलत तर्क दे रहे हैं आज। चलिए ठीक है संतोष जी, शुक्रिया। ठीक है मैडम, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यात्रा पर सवाल, स्वास्थ्य सेवाओं पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि अब शीतकालीन यात्रा की जब शुरुआत होगी तो भला स्थितियां क्या ग्रीष्मकालीन यात्रा के मुकाबले बेहतर हो पाएंगी, अपने आप में एक बड़ी बात है। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।